हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों को एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जेईई एडवांस वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है: A point mass m starts from rest and slides down the surface of a frictionless solid sphere of radius r as shown in figure. फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन का। Measure angle from the vertical and potential energy from the top. Find पहला पार्ट the change in potential energy of the mass with angle. दूसरा पार्ट the kinetic energy as a function of angle. तीसरा पार्ट the radial and tangential acceleration as a function of angle. चौथा पार्ट the angle at which the mass flies off the sphere. पांचवा पार्ट if there is friction between the mass and sphere, does the mass fly off at greater or lesser angle than in part D. अब यहाँ पे आप लोग देखो, हमें पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे जीरो लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा टॉप ही रेफरेंस फ्रेम होगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है बच्चे। अब देखो, ये मास जैसे जैसे यहाँ से स्लाइड होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम इसे लेना है, इसे हम लोग लेंगे ज़ीरो। तो यहाँ यू नॉट इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो आप लोग। अब ये कुछ अगर थीटा चला तो ये थीटा चला तो ये मास यहाँ आएगा, यहाँ पे। अब ये मास जब यहाँ आ गया तो कुछ ना कुछ इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लाइक दिस, ऐसा 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 90 डिग्री का ट्रायंगल मैं बना लूँ। अब ये यहाँ से यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की डिक्रीज हुई है। तो वो कितना डिक्रीज हुआ होगा बच्चे बताओ? कुछ h। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे u थीटा पे जो पोटेंशियल एनर्जी होएगा वो होएगा माइनस mgh। अगर ये ऊपर जाता तो प्लस mgh होता। अब हमारा टारगेट है h निकालना। ये देख, ये r है, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ इस डायरेक्शन में तो क्या ये r cos थीटा आएगा? कुछ लोगों को नहीं आया होगा समझ। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल मैं यहाँ वापस से बना रहा हूँ कुछ ऐसा, लाइक दिस। ये थीटा दिया हुआ है, ये r है, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ये हमें नहीं पता तो क्या तुम इसे बेस मान सकते इस ट्रायंगल का? अब b बाई r हाइपोटेनस की तरह ट्रीट कर रहा है, किसके बराबर? cos थीटा के बराबर। तो b किसके बराबर आएगा? r cos थीटा। तो ये हमारा आ गया, देखो यहाँ पे r cos थीटा। अब h अगर निकालना है तो क्या करोगे? ये r है तो ये पूरा r है, ये पूरा r ही तो है यहाँ से यहाँ तक, दिस वन। अब क्या मैं h निकालने के लिए r माइनस r cos थीटा कर सकता? तो यहाँ पे h जो आएगा बच्चे, r माइनस r cos थीटा आएगा। तो r कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से आप u थीटा लिख सकते माइनस ऑफ mg r 1 माइनस cos थीटा, कुछ ऐसा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, तो चेंज क्या होता है? फाइनल डैट इज u थीटा, इनिशियल डैट इज u नॉट तो जीरो है ही, तो हमारा क्या आएगा बताओ? mg r 1 माइनस cos थीटा, यही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। लेकिन तुम लोग ये बोलोगे कि सर ये तो तभी लगता है जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हो, लाइक सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे एक बात बताओ, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन, दूसरा नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा किधर लगेगा?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर ये यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो क्या यहाँ नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा 0। अब इस पार्टिकल पे सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का वर्क डन 0 है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, डैट मीन्स हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो आप लोग एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम लोग दूसरे पार्ट के लिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, बी पार्ट के लिए क्या हम लोग ये लगा सकते, ये मैं मिटा देता हूँ। हाँ देखो, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। अब आप लोग ये बताओ, ये पार्टिकल अगर यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो K इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी 0, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है बच्चे इनिशियल, जो कि U0, ये भी क्या है 0। अगर मैं K फाइनल की बात करूँ तो यहाँ स्लाइड होते होते इसकी स्पीड बढ़ी होगी, और इसका स्पीड मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ v हो गया, v हमें पता नहीं है। अब जब यहाँ से ये यहाँ आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घट गया। अब यहाँ पे इस थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था -mgr 1 - cos थीटा, कुछ ऐसा आया था। अब एक बात बताओ, K इनिशियल क्या है बच्चे 0, U इनिशियल भी क्या है 0, K फाइनल क्या है हमारा, K फाइनल ½ mv², और U फाइनल है हमारा -mgr 1 - cos थीटा। अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये इस साइड लाओ, तो क्या हमारा ½ mv² जो आएगा कुछ ऐसा आएगा mgr 1 - cos थीटा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आएगा हमारा mgr 1 - cos थीटा, ये आएगा आंसर। अब यहाँ पे एक और सवाल मेरा है कि अगर वेलोसिटी पूछा जाए तब कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी के लिए आप लोग क्या करो, वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो क्या मैं यहाँ पे m से m कट कर दूँ, ये 2 वहाँ जाएगा, तो क्या v² 2gr 1 - cos थीटा के बराबर आएगा, और v अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे √of 2gr 1 - cos थीटा। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में पूछा गया है द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल। हाँ, तो रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल में रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन दैट मीन्स रेडियस के अलोंग, और टेंजेंशियल मतलब इसके अलोंग। इसका एक और मैं फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है रफ, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है बच्चे, कुछ ऐसा इस थीटा पे हमें निकालना है रेडियल एंड टेंजेंशियल। ये मास m है, इसकी स्पीड यहाँ v हो चुकी है जो कि हमने यहाँ निकाल रखा है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस के अलोंग कौन सा होगा बताओ, mv²/r। तो रेडियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ a रेडियल, तो ये आएगा हमारा m नहीं v²/r, वो तो रेडियल फोर्स हो जाएगा v²/r। अब v²/r आएगा बच्चे, तो v तो हमें पता है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ आ जाएगा v²। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 2gr 1 - cos θ/r। क्या ये r से r गया, तो AR आ गया बच्चे 2g 1 - cos थीटा। ये हमारा है रेडियल एक्सेलरेशन। अगला पूछा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब इसके अलोंग एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है mg। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, mg का इसके अलोंग क्या आएगा बताओ mg cos थीटा, और mg का इसके अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा mg
साइन थीटा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर के अलॉन्ग लगेगा, उसका तो कोई रोल है नहीं इधर, नॉर्मल भी यहाँ पे इधर लग रहा है, तो ना तो नॉर्मल का कंपोनेंट इधर आएगा ना सेंट्रीपिटल का इधर कंपोनेंट आएगा, तो ये बेचारा अकेला रह गया mg साइन थीटा। गॉट इट। अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स है जिसे मैं F टेंजेंशियल बोलूं, तो ये हमारा आ रहा है mg साइन थीटा, और इस टेंजेंशियल फोर्स को मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है 80। m से m कट कर दो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया बच्चे g साइन थीटा। गॉट इट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अगला पार्ट ये है बच्चे, द एंगल एट विच द मास फ्लाइज ऑफ द स्फीयर। फ्लाइज ऑफ का मतलब होता है कि ये मास का स्फीयर से कांटेक्ट खत्म हो जाए। तो स्फीयर से कांटेक्ट कब खत्म होगा, तो कोई प्रॉपर एंगल पे होगा। अब ये थीटा तो हमने रैंडम लिया ना, तो मैं यही मान रहा हूँ कि मान लिया कि उस थीटा पे ही ये कांटेक्ट खत्म हो रहा है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे। फ्लाइज ऑफ का मतलब इस स्फीयर से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाए, तो कुछ ऐसा बना लो यहाँ पे मास m। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, mg कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये, और नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर। अब एक बात बताओ, इस mg का ये थीटा तो ये भी थीटा, mg का इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, और यहाँ पे स्पीड कुछ इसके पास v है। अब सेंटर के अलोंग देखें, सेंट्रीपिटल नेट सेंट्रीपिटल फोर्स अगर देखो तो यहाँ पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है mg cos थीटा माइनस n किसके बराबर, mv स्क्वायर बाई r के बराबर। अब अगर ये कांटेक्ट खत्म होना है, फ्लाइज ऑफ होना है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तभी तो ये कांटेक्ट हटेगा। कांटेक्ट हटेगा तो नॉर्मल ही नहीं रहेगा, तो कांटेक्ट हटने के लिए ये नॉर्मल जो है ये हो जाएगा लड्डू। तो क्या हम लोग यहाँ पे mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, m बाई r में ऐसे ही लिख दूँ, और v स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, जो कि है 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग के बाद, मास से मास गया, g से देखो g गया, r से r चला गया, तो कॉस थीटा आ गया हमारा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये कॉस थीटा एक साइड लाओ तो ये आ गया 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो कॉस थीटा आ गया बच्चे 2/3। तो अगर थीटा निकालना है तो आप लिख सकते कॉस इनवर्स 2/3। दिस विल बी द आंसर। अब अगले पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड स्फीयर, मतलब अगर फ्रिक्शन भी हो, डज द मास फ्लाई ऑफ एट ग्रेटर और लेसर एंगल देन इन पार्ट डी। अब अगर कांटेक्ट छूटना है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, भी पे। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या इसी एंगल पे इतना भी मिलेगा या फिर थोड़ा ज़्यादा एंगल चलना पड़ेगा, बिल्कुल एंगल ज़्यादा चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तभी तो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा गेन कर रहा है। अगर फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे स्पीड कम गेन करेगा, जो अभी आ रहा है ये उससे कम गेन करेगा, तो हमें एंगल और भी ज़्यादा चलना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन है तो फ्लाई ऑफ के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा कि एंगल जब फ्रिक्शन सरफेस पे हो तो एंगल ग्रेटर दैन थीटा होगा। गॉट इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में मैं एक और अच्छे सवाल के साथ दोबारा आऊँगा।